हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम आर्बिट्रम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। If a low risk individual customer does not possesses any of the official valid document as notified by the government of India, which type of saving account can be opened for them? देखो, नॉर्मली अगर आप एक बैंक के अंदर जाते हो अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो वहां पर आपको एक ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जो है वो देना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए आधार कार्ड, ठीक है। मान के चलिए कोई इंडिविजुअल कस्टमर है, उसके पास ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस केस में उसका कौन सा अकाउंट ओपन किया जा सकता है? ऑप्शन ए नॉर्मल सेविंग अकाउंट, या फिर करंट अकाउंट, या फिर स्मॉल अकाउंट, या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा स्मॉल अकाउंट इज अ करेक्ट आंसर। स्मॉल अकाउंट आपका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान में रखना है कि ये जो अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ जो लो रिस्क इंडिविजुअल कस्टमर है उनके लिए ही ओपन किया जाता है। नॉर्मली अगर किसी इंडिविजुअल कस्टमर के पास ऑफिशियल वॉलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और सिग्नेचर या फिर थंब प्रिंट की हेल्प से स्मॉल अकाउंट को जो है वो ओपन करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ एनी लो रिस्क इंडिविजुअल कस्टमर डज नॉट पोसेस आइदर ऑफ द ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन स्मॉल अकाउंट मे बी ओपन फॉर सच इंडिविजुअल। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्मॉल अकाउंट? तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि स्मॉल अकाउंट के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहला देखो, द एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट इन अ फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज। तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल कस्टमर जिसने स्मॉल अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, वो इस अकाउंट के अंदर 1 साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा पैसे डिपॉजिट नहीं करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेट ऑफ ऑल विड्रॉवल्स एंड ट्रांसफर इन अ मंथ डज नॉट एक्सीड 10,000। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो अकाउंट होल्डर है वो स्मॉल अकाउंट से 1 महीने के अंदर 10,000 रुपये से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता है, जिसके अंदर एटीएम विड्रॉवल भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसके बाद द बैलेंस एट एनी पॉइंट इन टाइम डज नॉट एक्सीड 50,000। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो आपका अकाउंट है, स्मॉल अकाउंट है, उसके अंदर आपका जो बैलेंस है वो कभी भी 50,000 रुपये से ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉरेन रेमिटेंस कैन बी क्रेडिटेड टू स्मॉल अकाउंट विदाउट कंप्लीटिंग नॉर्मल केवाईसी फॉर्मेलिटीज। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप स्मॉल अकाउंट के अंदर फॉरेन रेमिटेंस को क्रेडिट करवाना चाहते हो, यानी कि फॉरेन से अगर कोई पैसा आया है उसे क्रेडिट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको नॉर्मल केवाईसी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो स्मॉल अकाउंट होता है वो बेसिकली 12 मंथ्स के लिए जो वैलिड रहता है, यानी कि 12 मंथ्स तक आप इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो। उसके बाद इस अकाउंट को आपको बंद करवाकर नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन करवाना पड़ेगा। हालांकि अगर मान के चलिए आपने बैंक को प्रूफ दे दिया कि आपने ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया है पर अभी तक नहीं आया है, तो आपको 12 मंथ्स का टाइम पीरियड और मिल जाएगा। यानी कि जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 24 मंथ्स है, यानी कि 24 महीनों के लिए ये अकाउंट जो है वैलिड रहेगा। उसके बाद ये वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट? ठीक है, देखो नॉर्मली अगर कोई सेविंग अकाउंट आप ओपन करवाते हो तो वहां पर आपको एक मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, जैसे कि 1,000 या फिर 5,000 या फिर 10,000। और अगर बैलेंस कम हो जाता है तो आप बैंक आपके ऊपर पेनल्टी लगा देता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कमा कर खाते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर पाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने ये नया अकाउंट बनाया है। इस अकाउंट के अंदर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि मिनिमम बैलेंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट अलाउज अनलिमिटेड डिपॉजिट्स पर मंथ बट ओनली 4 विड्रॉवल्स पर मंथ। ये बिल्कुल करेक्ट है। आप डिपॉजिट तो जब जब मर्जी, जितनी मर्जी बार करवा सकते हो, पर जब विड्रॉवल की बात आएगी तो आप 1 महीने के अंदर 4 बार ही विड्रॉवल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इज सब्जेक्ट टू केवाईसी एएमएल गाइडलाइंस बीइंग इशूड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हो तो उसके लिए आपको केवाईसी की जो फॉर्मेलिटीज है वो यहाँ पर फुलफिल करनी पड़ेगी।
तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सभी की सभी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज कलेक्ट्स एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल्स पेमेंट्स एंड ड्यूज पर्टेनिंग टू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड। फ्रॉम वेयर डू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज कलेक्ट रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल्स पेमेंट्स एंड ड्यूज? देखो, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि इंडिविजुअल्स का जितना भी क्रेडिट डाटा होता है उसको कलेक्ट करता है और उसको अपने पास स्टोर करके रखता है। जैसे कि एक इंडिविजुअल ने कब कब किस किस बैंक से लोन लिया था, उसने लोन की रिपेमेंट की थी या फिर नहीं की थी, डिफॉल्ट कर दिया था, कितने का डिफॉल्ट किया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रखता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कहाँ से करती है? पहले देखो, इंडिविजुअल से डायरेक्टली जाकर, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी से, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से जहां पर कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड यूज किया हो, या फिर बैंक्स एंड अदर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नॉर्मली देखो, हमारे देश के अंदर जितने भी बैंक्स और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है उनको क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का मेंबर बनना पड़ता है, कंपलसरी है। और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो है वो अपने मेंबर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही इंडिविजुअल का जितना भी क्रेडिट डेटा होता है वो कलेक्ट करता है। ठीक है, जैसे ही कोई इंडिविजुअल किसी बैंक के पास लोन लेता है तो ये डेटा जो है बैंक किसे दे देता है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को, ताकि आगे चलकर कोई और बैंक के पास अगर वो इंडिविजुअल लोन लेने के लिए जाए तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ये डेटा बैंक को दे दे, ताकि उसके बेसिस पे वो बोरवर की क्रेडिट वर्दीनेस को जान पाए। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर मेंबरशिप इन अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का मेंबर बनना कंपलसरी होता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है या फिर एंटिटी है जो कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है? पहला देखो, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो बिल्कुल ये मेंबर बन सकते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के। उसके बाद कंपनीज इंगेज इन बिजनेस ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड अदर सिमिलर कार्ड, तो ये भी मेंबर बन सकती है क्योंकि ये भी एक तरीके से क्रेडिट ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कंपनीज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो ये किसी भी तरह का क्रेडिट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये मेंबर नहीं बन सकते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का। उसके बाद कंपनीज इंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट एनी अदर मैनर, तो ये भी मेंबर बन सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सिर्फ यही इकलौती एंटिटी है जो कि यहाँ पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन एफडी इज पेड एट क्वार्टरली इंटरवल्स, द कस्टमर कैन चूज टू हैव द इंटरेस्ट री इन्वेस्टेड इन द एफडी अकाउंट। इफ इंटरेस्ट री इन्वेस्टेड इन द एफडी अकाउंट, इन दिस केस द डिपॉजिट इज कॉल्ड। देखो, जब आप बैंक के पास एफडी करवाते हो तो आपको जो इंटरेस्ट है वो बैंक क्वार्टरली इंटरवल पर पे करता है नॉर्मली। ठीक है, कई बार बैंक ना कस्टमर को ऑप्शन देता है कि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है आप उसको दोबारा से अपने एफडी में री इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे समय के साथ आपकी जो एफडी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो और आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। तो अगर कोई कस्टमर अपने इंटरेस्ट को दोबारा से एफडी अकाउंट में री इन्वेस्ट कर देता है तो उस एफडी को हम क्या कहेंगे? सिंपल इंटरेस्ट एफडी, क्यूमुलेटिव एफडी, नॉन इंटरेस्ट एफडी, या फिर रेकरिंग डिपॉजिट? फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, क्यूमुलेटिव एफडी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एडवांसेस अगेंस्ट बैंक्स ओन टाइम डिपॉजिट रिसिप्ट? देखो, जब आप किसी बैंक के पास एफडी करवाते हो ना तो आपको बैंक एफडी की रिसिप्ट देता है और इस एफडी की रिसिप्ट को आप बैंक के पास गिरवी रख के लोन ले सकते हो। जैसे मान के चलिए एक ए पर्सन है, उसने एबीसी बैंक के पास 5 लाख रुपए की यहाँ पर एफडी कराई है। ठीक है, तो ये जो एफडी है ना, ए पर्सन इसको अपने ही बैंक के पास गिरवी रख के इससे लोन जो है वो ले सकता है और बैंक नॉर्मली 80 to 90% जो वैल्यू एफडी की वो आपको लोन की फॉर्म में दे देता है। जैसे 5 लाख है तो अगर हम इसका 90% निकालें तो ये आपका यहाँ पर 4,50,000 आ जाएगा। 4,50,000 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इतना लोन जो है वो आपको मिल जाएगा आसानी से, इतना लोन जो है वो आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो वैसे कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, 80 से लेकर 90% तक जो है वो रहता है। तो अब क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट देख लो,
बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट हायर देन व्हाट इज बीइंग पेड ऑन एफडी विच इज नॉर्मली वेरीज फ्रॉम 1% टू 2% फ्रॉम बैंक टू बैंक। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। देखो, बैंक आपको लोन देता है, क्यों दे रहा है? ताकि वो कमाना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो आपको जो वो एफडी पे इंटरेस्ट पे कर रहा है, जैसे आपको 7% का पे कर रहा है, तो बैंक उससे ज्यादा इंटरेस्ट पे आपको लोन देगा, जैसे कि 8% पे ऊपर आपको लोन दे देगा, जिससे 1% का वो प्रॉफिट जो है वो कमाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखो, बैंक इश्यूज अ सेपरेट रिसिप्ट फॉर ईच एफडी बिकॉज ईच डिपॉजिट ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सभी की सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन टू बिकम अ बेनिफिशियरी अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना एक तरीके से हाउसिंग स्कीम है। इस योजना का जो मेन पर्पस था वो यही था कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो इस स्कीम के अंदर जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली बेनिफिशियरीज को इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करती है। जैसे कि मान के चलिए, अगर एक पर्सन है, उसने एक होम लोन लिया, उसे 10% का इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ रहा है। तो इस इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट पे कर देगी इस स्कीम के अंदर, जैसे कि मान के चलिए 5%, जिससे कि अब इसे सिर्फ और सिर्फ 5% का ही इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा, जिससे इसे सस्ते दामों पे हाउसिंग लोन जो है वो मिल जाएगा, जिससे अपना ये एक अच्छा घर जो है वो बना सकता है। ठीक है। तो किसी को अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर बेनिफिशियरी बनना हो तो कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले बेनिफिशियरी की अगर हम बात करें तो बेनिफिशियरी फैमिली के अंदर एक हस्बैंड, वाइफ, अनमैरिड सन्स और अनमैरिड डॉटर्स हो सकते हैं। उसके बाद बेनिफिशियरी फैमिली के पास पहले से कोई पक्का हाउस जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी के भी नाम से। उसके बाद जो अडल्ट अर्निंग मेंबर है वो बेसिकली सेपरेट हाउस होल्ड सब्जेक्ट जो है वो माना जाता है स्कीम के अंदर। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि अगर मान के चलिए एक फैमिली के अंदर 2 बेटे हैं, उसमें से एक बेटा जो है वो 20 साल का है, यानी कि अडल्ट मेंबर है, तो वो एक सेपरेट बेनिफिशियरी माना जाएगा। यानी कि अगर वो हाउसिंग लोन लेगा अपना घर बनाने के लिए तो उसे भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो पे कर देगी। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो आपको स्कीम का मतलब समझ गया। ये एक तरह की स्कीम है जिसके अंदर गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज को इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करती है उनके हाउसिंग लोन के ऊपर, ताकि उन्हें सस्ते दामों पे हाउसिंग लोन जो है वो मिल सके, होम लोन मिल सके, जिससे वो अपना पक्का मकान जो है वो बना सके। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इनकम कैटेगरी टिपिकली फॉल्स अंडर द लोअर इनकम ग्रुप क्लासिफिकेशन फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना। तो देखो, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वहां पर जो बेनिफिशियरीज है ना, उनकी 4 कैटेगरीज बनाई गई है। सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसके अंदर वो हाउस होल्ड आते हैं या फिर वो फैमिलीज आती हैं जिनकी जो फैमिली इनकम है वो अप टू 3 लाख है पर एनम। जैसे मान के चलिए अगर एक फैमिली है, उसकी जो एनुअल इनकम है वो 2,50,000 रुपये, तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आएंगी। उसके बाद अगर कोई फैमिली है जिसकी जो फैमिली इनकम है वो 3 लाख से 6 लाख रुपए है पर एनम, तो वो लोअर इनकम ग्रुप में आएगी। फिर आपका आता है मिडिल इनकम ग्रुप 1। इसके अंदर वो फैमिलीज आती हैं जिनकी जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपए है पर एनम। फिर आता है मिडिल इनकम ग्रुप 2। इसके अंदर वो फैमिलीज आती हैं जिनकी जो फैमिली इनकम है वो 12 लाख से लेकर 18 लाख रुपए है पर एनम। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि वो फैमिलीज जिनकी जो फैमिली इनकम है वो 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए पर एनम है, वो लोअर इनकम ग्रुप के अंदर जो है वो आती हैं। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल फॉर बेनिफिशियरीज अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप कैटेगरीज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। तो देखो, ये जो बेनिफिशियरीज है इनकी हमने कैटेगरी क्यों बनाई है? क्योंकि गवर्नमेंट इनको अलग अलग इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करती है। जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और जो लो इनकम ग्रुप है उनको 6.5% का इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और जो मिडिल इनकम ग्रुप 1 है उसको 4% का, और जो मिडिल इनकम ग्रुप 2 है उसको 3% का। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, यानी कि जो आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और जो लो इनकम ग्रुप है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 6.5% का इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट एलिजिबल फॉर सब्सिडी फॉर मिडिल इनकम ग्रुप 1 अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर 9 लाख रुपीज। अब इसको थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। देखो, अब जो आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और जो मिडिल इनकम ग्रुप है या फिर जो लोअर इनकम ग्रुप है, ठीक है, उनकी इनकम में डिफरेंस है। जब वो अपना घर बनाती हैं और जब वो हाउस होम लोन लेती हैं, ठीक है, तो
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कम लोन लेती है नॉर्मली अगर हम बात माने तो, क्योंकि वो छोटा घर बनाएगी, ठीक है। और जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले होते हैं वो ज़्यादा लोन लेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा घर जो है वो बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो उसको 6 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा, यानी कि 6 लाख के ऊपर अगर 10% इंटरेस्ट है तो 6.5 गवर्नमेंट पे करेगी और बाकी का उसे पे करना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा लोन लेती है, जैसे उसने 7 लाख रुपए का लोन लिया तो 1 लाख रुपए के ऊपर जो बेनिफिशियरी उसको 10% का इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 6 लाख तक की उसको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। और लो इनकम ग्रुप में भी सेम है, पर जो मिडिल इनकम ग्रुप है वहां पर 9 लाख रुपए, यानी कि अगर बेनिफिशियरी 9 लाख रुपए तक का लोन लेता है तो उसे इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी कितने की, आपकी यहाँ पर 4% की। पर अगर आप वो 10 लाख रुपए का लोन लेगा तो 9 लाख पे तो उसको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, पर 1 लाख रुपए के ऊपर उसको पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने आर्बिट्रम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, किसी टॉपिक में डाउट आता है, तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है, ठीक है। और आप हमारे कोर्सेज को जल्दी से जल्दी जो है वो एनरोल कर लीजिए, जहाँ पर हम लोग आरबीएम का पूरा जो सिलेबस है वो आपको कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। और इन वीडियोस की ड्यूरेशन काफ़ी कम होती है और ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं, तो आप आसानी से प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं प्रैक्टिस के लिए। रिवीजन करने के लिए आपको ई पीडीएफ नोट्स भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं। तो हमारा जो कोर्स है वो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स को जो है वो एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज ईजिली एक्सेसिबल हैं। आपको हमारे ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही जगहों मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो तो आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन आईवीएफ मिल जाएगी। इसके थ्रू आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप एक एप्पल यूज़र हो तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है और वहाँ पर आपको जो है हमारी ऐप लर्निंग सेशन आईवीएफ मिल जाएगी और इसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल जो है वो कर सकते हो। तो जल्द से जल्दी हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि जो डिस्काउंट का ऑफर है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।